नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस एंड मैन पावर। इसके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बात करूं तो ये 2020 की गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रोथ तो कर रही है गुजरात में, बट द इनफ अमाउंट ऑफ सच टेक्निकल पर्सनल्स, यानी कि जो इंजीनियर्स उस गुणवत्ता के आने चाहिए, उस गुणवत्ता के इंजीनियर मिल नहीं पा रहे इंडस्ट्रीज को, उस गुणवत्ता के एम्प्लॉय, उस टेक्निकल स्किल के साथ पर्सन्स मिल नहीं पा रहे। तो उसके लिए गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है जो 2020 की है, जिसको हम आज पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें टोटल 6 पॉलिसीज हैं, उसमें से इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट पॉलिसी, आगे बढ़ेंगे फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। आशा करता हूं कि आपको ये जो नॉलेज है वो अच्छा लग रहा होगा। और मेरा जो वीडियो बनाने पीछे का मकसद जो है ना, वो बहुत ही क्लियर कट में आपको कह देता हूं। देखिए, वैसे तो मैं भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ता तो मुझे अच्छा नहीं लगता और पढ़ना ज्यादातर अच्छा लगता भी नहीं, बट अब मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसका वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूं, यानी कि मैं अच्छी तरीके से इसको पढ़ूंगा। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माय साइड, माई सेल्फ। एंड आपके लिए एडवांटेज क्या है कि आप अगर ये डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप कान में हेडफोन लगाइए, मेरी ये बातें सुनिए और एक बार फिर बाद में ये डॉक्यूमेंट जो डिस्क्रिप्शन में दिया है देख लीजिएगा, हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग, आप इसको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ऑडियो के फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो भी सुन सकते हैं। आप वॉकिंग करने के टाइम पे ये मेरा वीडियो स्टार्ट कर दीजिए और सुनते रहिए, दैट वुड बी द बेटर आइडिया। तो आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी, हेल्थ भी बनी रहेगी और साथ में ये वीडियो के माध्यम से आपको ये स्कीम भी पता चलेगी। चलो, बहुत हो गया ये फिलोसॉफिकल नॉलेज, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ये जो पॉलिसी है वो दी गई है, इंडस्ट्री एंड माइंस डिपार्टमेंट। एक्चुअली ये डिपार्टमेंट है जो इसके पीछे, ये पॉलिसी के पीछे गवर्न कर रहा है। रिजोल्यूशन नंबर है इसका MIS 10/2020 328011 and 1। तो आप ये नंबर से इस डिपार्टमेंट में जाके ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं। न्यू सचिवालय गांधीनगर, कहां पर जाना है? न्यू सचिवालय गांधीनगर से ये पॉलिसी बाहर निकली है। कौन सी डेट को? 1/9/2020। इसके बाद में क्या 21-22 में कुछ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। एक्चुअली ये कहां से स्टार्ट है? शायद 2009 या 10 से स्टार्ट है, ये इसका थर्ड रिवीजन है। 2015 में भी बीच में आई थी और 2020 में भी बीच में आई थी। आपको मोटिव रहे इसके लिए मैं कह दूं आपको कि यहां पर 5 करोड़ रुपए की बात होने वाली है। जी हां, कि 5 करोड़ रुपए ग्रांट में मिल सकते हैं इंस्टीट्यूट को। किस तरीके से क्या करना होगा, किस तरीके से हमें 5 करोड़ की ग्रांट मिलेगी, उसके लिए डिटेल्स दी गई है। क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन है। बस बने रहिएगा वीडियो के साथ, एंड तक सुनना पड़ेगा। देखिए, लिसनिंग हैबिट वो भी है ना, एक थोड़ी सी अभी डिफिकल्ट वाली चीज है। एक तो रीडिंग हैबिट और दूसरी होती है लिसनिंग हैबिट। जो भी पर्सन ने रीडिंग हैबिट बढ़ा ली उसका कल आज से बेहतर होगा, और जिस भी पर्सन ने लिसनिंग हैबिट बना ली उसका अगला मोमेंट इस मोमेंट से बेटर होगा। तो आई होप कि आप अपने अगले मोमेंट को बेटर बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले है रीड। क्या है रीड? क्या करना है हमें? इंडस्ट्रीज एंड माइंस डिपार्टमेंट GR नंबर CED 112015 245531। मैंने कहा था ना आपको कि इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो कब आई थी? 2015 में, वही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए। तो उसको भी वो 1/4/2015 को आई थी, तो उसको भी पढ़ने के लिए कहा था। एंड सेकंड, गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020, ये दोनों हमें पढ़ना है। और उसके बाद में यहां पर आना है, मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट पढ़े थे
अब मैं इस डॉक्यूमेंट के पास आ रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता है और पढ़ना भी है, वैसे जरूरी नहीं है आप इसको पढ़े, जो भी क्रक्स होगा इसका मैं आपको जब ये एक्सप्लेन करूंगा तब बता ही दूंगा। बट मीनवाइल अगर आपको ये रेफरेंस के तौर पे पढ़ने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। जो भी लिटरेट पर्सन होंगे, आई थिंक ये वीडियो जो देख रहे होंगे या तो प्रिंसिपल लेवल के या तो हेड लेवल के कैंडिडेट्स हैं। तो सर आई रिस्पेक्ट यू ऑल एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और आप ये चीज गूगल से सर्च कर सकते हैं। ओके, सो अभी प्रीएम्बल, सबसे पहले प्रीएम्बल की एक चीजें क्यों डेवलप होती है उसके बारे में बताया गया है। तो ये है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज स्ट्रेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। जो मोदी जी है उन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, एंड टू जनरेट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। यानी एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट दो यूथ को जो प्रोडक्टिव हो, जिससे वो यूथ कुछ कर पाए और आगे बढ़ पाए। In order to keep the pace with the changing environment, technology and innovation, a need is felt to enhance technical skill and to scale up in partnership with the industry. तो यहां पर क्या नीड थी कि जो बदलते हुए एनवायरमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए इंडस्ट्री को तो कोप अप करना ही पड़ता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारी चीजें पढ़ाई में भी रिफ्लेक्ट हो। तो यही गैप बन रहा था, तो इसीलिए पढ़ाई को भी इंडस्ट्री के साथ केप अप करवाने के लिए, मैच करवाने के लिए ये सारी स्कीमें लाई गई है। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर। प्रीएम्बल में आराम से पढ़ता हूं क्योंकि प्रीएम्बल से ही हमें जो आत्मा होती है ना, जो इसका इनसाइड होता है कि ये जो बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया, वो बड़ा बड़ा विजन फिलोसॉफी में प्रीएम्बल में लिखा होता है। अगर आप प्रीएम्बल नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी फिलोसॉफी को समझ नहीं पाएंगे, और जब भी हमें कोई कम्युनिकेशन करनी होगी हायर अथॉरिटी से, तो वो हायर अथॉरिटी किस मेंटालिटी का है वो प्रीएम्बल से ही पता चलता है। तो बहुत ही वाइडली इन्होंने लिखा हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है एंड उस विजन को फुलफिल करने के लिए यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, फिर है गुजरात इज नोन फॉर इट्स एंटरप्राइज। गुजरात सभी लोगों को पता है, गुजराती लोग बिजनेस वाले पर्सन होते हैं। एक्चुअली मैं भी गुजराती हूं, फिर भी ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूं। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये इंडिया में नॉलेज स्प्रेड हो, इसी तरीके की और भी स्कीम्स अगर और कहीं पर भी हो तो भी पता चले। वैसे तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब कुछ समझ लेते हैं। ओके, सो गुजरात इज नोन फॉर इट्स एंटरप्राइज एंड सिंबलाइज द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। जी एकदम सही बात है कि ग्रोथ कहां पर होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो गुजरात से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज अंडरटेकन स्पीडी रिफॉर्म्स and continues to intensify steps to accelerate growth with the establishment of GIDC, industrial estate, industrial parks, special economic zones। तो गुजरात में जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ाने के लिए GIDC खोले गए हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स खोले गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले गए हैं, वो इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पर। And by strengthening existing industrial cluster across the state, this has generated vast scope for employment of technically competent and industries responsive manpower at various levels। तो यहाँ पर है ना बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिव मैन पावर, जो इंडस्ट्री को रिस्पॉन्स कर सके वैसे मैन पावर की बात हो रही है। मैं एक ही मिनट में वापस आ रहा हूं, एक कॉल आ रहा है। फिर थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, थ्रू द स्टेट हैज ओवर द इयर्स अट्रैक्ट large volumes of investment, the availability of suitable and required manpower has been lagging। जो required manpower है ना वो अभी भी मैच नहीं हो पा रहा है, यानी इंडस्ट्री जितनी बड़ी है उससे कम मैन पावर बना है। सोचिए अभी इंजीनियरिंग के एडमिशंस कम हो रहे हैं, शायद ये डॉक्यूमेंट पढ़ के इंजीनियरिंग के एडमिशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितनी रेंज में गुजरात में इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं उतनी रेंज में मैन पावर है नहीं, ये पॉलिसी डिफाइन कर रही है। सो इन फ्यूचर इंजीनियरों की बहुत डिमांड होने वाली है विद इन 1-2 years। आई डेफिनेटली एश्योर यू अबाउट दिस, जैसे ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूं उससे।
Despite large requirement of manpower on the one hand and institutional arrangement for equipping skilling on the other, there has been qualitative demand supply mismatch. देखिए यहां पर क्वांटिटेटिव नहीं लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव डिमांड सप्लाई मिसमैच, यानी जिस क्वालिटी के पर्सन्स इंडस्ट्री को चाहिए उस क्वालिटी के पर्सन्स इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो इंडस्ट्री का बहुत फास्ट स्केल से चेंज हो रहा है, और साथ में जो इक्विपमेंट, जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को लानी होती है, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को, वो बहुत स्मॉल पेस से चेंज हो रही है। तो ये दोनों चीज को मैच करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे यहाँ पर। आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में लिखिएगा। इन शॉर्टेज इन द इंडस्ट्रीज विद सिमिल्टेनियस अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो सभी इंडस्ट्रीज जो है ना, या तो एम्प्लॉयमेंट वहां पर कम है या फिर है ही नहीं। तो इंडस्ट्रीज का जो पतन होने का एक रीजन तो यहां से ही बाहर निकल रहा है कि इंडस्ट्री क्यों पतन हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अच्छे नहीं मिल रहा है, ये भी एक रीजन है। अब बात आ रही है, अ नीड इज ऑल्सो फेल्ट टू इम्पार्ट शॉर्ट टर्म ब्रीच कोर्सेज टू इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डिग्री एंड डिप्लोमा होल्डर। देखिए ये दोनों चीजें क्लियर है कि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर को ही हम यहां पर आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम आईटीआईज, पॉलिटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस टू फुलफिल द नीड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द वर्किंग प्लेस। तो यहां पर जितनी भी डिग्री और जितनी भी डिप्लोमा कॉलेजेस है, वो सारी कॉलेजेस को अपग्रेड करने के लिए ये पॉलिसी है, उनको ये रुपये मिलेंगे एंड उसी के लिए पॉलिसी बनाई गई है, ऐसा ही यहां पर लिखा हुआ है। ओके, एज अ रिजल्ट with the training of skill, candidates are expected to more and more industry responsive and readily employable। तो जैसे ही यहां से स्किल लेके कोई भी कैंडिडेट बाहर निकलता है, वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज हो पाएगा, रेडिली अवेलेबल हो पाएगा। इन एडिशन टू अपस्किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उनको अपस्किलिंग करने के लिए द अप्रोच इज ऑल्सो मेड फॉर अपस्किलिंग सुपरवाइजर एंड एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस टू मैच विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस। तो जो अभी के जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जिनको कंपनी को थोड़ा सा साफ करना पड़ता है फिर जाके वो यूज कर पाते हैं अपने प्रोडक्शन में, तो उसी को देखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो नए आएंगे आफ्टर दिस पॉलिसी और आफ्टर ये जो स्किल डेवलपमेंट करके जो एम्प्लॉय आएंगे, वो डायरेक्टली यूज हो पाएंगे फ्रॉम द डे 1 या 1 वीक के अंदर ही कंपनी को यूज करने लायक, वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने लायक हो पाएंगे, जो मेन पर्पस होना भी चाहिए सारी इंस्टीट्यूशंस का। गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज laid an emphasis on the need to create industry responsive and readily employable manpower in various segments। तो कौन कौन से सेगमेंट है ऐसे? गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने ये पूरे जो जितने भी यहां पर स्टेप्स हैं, 6 स्कीम्स रखी है, वो 6 स्कीम्स के थ्रू एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो अभी का मैन पावर है वो थोड़ा सा एम्प्लॉयबल हो पाए। इन ऑर्डर टू टेक दिस इनिशिएटिव फर्दर, keeping the pace with the changing technology and overall industrial environment, the state government also intends to enhance skill of existing manpower, trainers and faculty members of institution with an active participation from industry। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडस्ट्री। समझिएगा कौन कौन यहाँ से स्किल लेंगे। तो देखिए उल्टा ही हमें हर बार इंजीनियर जो होते हैं ना, वो आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, तो पहले एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाओ, इंडस्ट्री के पर्सन को बताओ कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्टिव के कौन सी इंडस्ट्री में किस पर्सन को जाना है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट वाले कितना भी पढ़ा है सब्जेक्ट, बट इंडस्ट्री को कुछ और ही चाहिए होता है जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है। तो पहले इंडस्ट्री डिफाइन करे कि उनको चाहिए क्या, फिर इंडस्ट्री एक जो फैकल्टी मेंबर है उनको ट्रेन करें। तो जब इंडस्ट्री से एक फैकल्टी मेंबर ट्रेन हो जाते हैं, तो फैकल्टी मेंबर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं और फिर वो एनहांस कर सकते हैं स्किल पावर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स या फिर ट्रेनर।
और वहां से जाके जो स्टूडेंट्स है वो मैच कर पाएंगे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को। तो इंडस्ट्री के पर्सन को बहुत बार मैं विनती कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं कि इंडस्ट्री के पर्सन जब भी आप अगर एकेडमिशियन है या इंडस्ट्री के पर्सन है जो सुन रहे हैं, तो प्लीज 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 आप ओपन रहिए एक एकेडमिशियन के साथ कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। एज बीइंग एन एकेडमिशियन मैं इतनी श्योरिटी आपको दे सकता हूं कि आप जो भी कहेंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट 300 पेज का हो, 500 पेज की बुक हो, हम उसको समझने के लिए रेडी हैं, बट वो चीज है क्या जो आपको चाहिए वो प्लीज हमें बता दीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों को स्केल अप कर पाए। काफी मैंने इंडस्ट्रीज को ऐसे भी देखा है, फैक्ट बात मैं बता रहा हूं, कि वो ये चीज बताते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज बता दी तो सब लोग इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर लेंगे और सभी लोगों को इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। आप जब भी बताते हैं तो वो चीज पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, फिर उससे एक स्टेप ज्यादा यानी अच्छी वाली चीज आपके पास आती है और एक स्टेप ज्यादा टेक्निकल नॉलेज आपके पास आता है। तो ये मेरी थिंकिंग है और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि आप जब भी ऐसे कोई पर्सन से मिले जो इंडस्ट्री से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि आप कौन सी ट्रेनिंग या कहां से आप जो है पर्सन उसको ले रहे हो। अभी मैं कच्छ से बिलोंग्स कर रहा हूं, तो कच्छ में अडानी पावर प्लांट है, टाटा पावर प्लांट है, अडानी सोलार है, JSW स्टील है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। मैं वहां पर पर्सनली भी गया हूं जहां पर महाराष्ट्र के लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और होता क्या है कि महाराष्ट्र के लोग टिकते नहीं है वहां पर, यानी वो पर्सन 6 महीने 8 महीने, फिर एक बार झगड़ा हो गया मैनेजर से या कोई गलती की वजह से उसको डांट दिया गया तो चले जाते हैं। ऐसा फ्रिक्वेंटली होता रहता है वहां पर। तो वो जो चीज है उसको कोप अप करने के लिए मैं कच्छ से, अगर मैं एकेडमिशियन हूं तो प्लीज आप मेरा कांटेक्ट कीजिए। ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी चैनल मिली है, कमेंट कीजिए। आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स भी मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी अबाउट सेक्शन में जाके ईमेल आईडी भी चेक कीजिए और मुझे बताइए सर कि आप कौन सी स्किल, यानी वहां से कोई थर्मल पावर प्लांट का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आ रहे हैं बच्चे, उनको ले रहे हैं, तो मैं खुद पर्सनली वहां पर जाऊंगा, वो प्रोग्राम अटेंड करूंगा, उसका सर्टिफिकेशन लाऊंगा और वैसे ही स्किल के स्टूडेंट्स आपको भेजूंगा। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, और ये बात सही भी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं रिजोल्यूशन। अब ये जो प्रॉब्लम है वो तो प्रीएम्बल में बहुत ही क्लियर कट दिखा दी गई है कि प्रॉब्लम क्या है। अब रिजोल्यूशंस भी क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इन अ व्यू ऑफ द स्ट्रेटजी अंडर गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द गवर्नमेंट इज pleased to introduce a scheme for enhancement of technical competence and manpower। तो यही इसका आंसर है, जो ये स्कीम है उसी से ही इसका आंसर आएगा। which will come into force from the 7th August 2020 and will remain in operation for the period of 5 years, यानी 6 अगस्त 2025 तक ये एनफोर्स रहेगी। उससे पहले ये नोटिफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो अभी तो 2022 चल रहा है, एंड आने वाला है, तो अभी भी 3 बरस है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशंस, जो यहाँ पर आगे लिखा होगा पॉलिसी में, उसमें बहुत बार वर्ड यूज होंगे जैसे कि एंकर इंस्टीट्यूट। तो एंकर इंस्टीट्यूट का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो पहली डेफिनेशन है एंकर इंस्टीट्यूट की। एंकर इंस्टीट्यूट मींस द इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, जो इंडस्ट्रीज इनको स्पॉन्सर करती है जिस इंस्टीट्यूशन को, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, या तो वो इंस्टीट्यूशन हो सकती है या इसको शॉर्ट फॉर्म में COE कहा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, विथ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंकेज विथ प्रूवन कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एबिलिटी टू मेंटर ओवर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये जो है ना बात, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा 2015 वाली पॉलिसी भी देखनी पड़ती है। तो ये जो है ना कैपेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, इसका मीनिंग है कि आप किसी इंडस्ट्री को जब कांटेक्ट करते हैं, एज बीइंग एन इंस्टीट्यूट, मैं इसको इसी नजर से देख रहा हूं कि आफ्टर रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट मैं अपनी इंस्टीट्यूशन को किसी इंडस्ट्री के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो इंडस्ट्री से भी हमें पूछना है कि चलिए आपने भी कितने एम्प्लॉयमेंट किए हैं, 5 ईयर्स के डेटा ले लो, उसमें कितने कौन कौन से इंजीनियर्स डिवाइड कर लो, या कितनी कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, नॉट फ्रॉम द टेक्निकल साइड, नॉन टेक्निकल मैन पावर भी, IITs भी कितने लिए हैं, सारी चीजों को मिलाकर एक पूरा एम्प्लॉयबिलिटी
कि कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी इस इंडस्ट्री की कैपेसिटी, आपको पता चल जाएगा इवन लास्ट 5 इयर्स में। एंड उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कोई स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं टाटा पावर का बताऊं ना, तो टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा ही है, टाटा पावर टीपी स्किल डेवलपमेंट एसडीपी, ऐसा ही कुछ प्रोग्राम टाटा पावर रन करता है, उसकी खुद की ट्रेनिंग चलती है। अब सोचो टाटा पावर के थोड़े से एम्प्लॉई वो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है ना कि वो टाटा पावर में ना करके एक अच्छी जगह जो सेंटर में है, जो गांव के बीच में, जो शहर के बीच में है, वैसी इंस्टीट्यूशन में वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाए और एकेडमिशियन उनको पढ़ाए। तो टाटा पावर के पर्संस भी बच गए, उनको ट्रेनिंग भी ना देनी पड़ी, उनका टाइम भी बच गया और डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन हो पाया, जिससे इंस्टीट्यूशन से ऐसे बंदे बाहर निकले जो डायरेक्टली काम आ पाए टाटा पावर को या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज को। तो यही इसका मेन मोटिव रहता है। एंकर इंस्टीट्यूट उसे ही कहा जाता है जिसके साथ ऐसा कोई लिंकेज हो, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। एंकर इंस्टीट्यूट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। अब एंकर इंस्टीट्यूट ही बताएगी कि क्या क्या करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज जानती है, उसी का ही कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के साथ। एंड ट्रेनिंग हाई लेवल ट्रेनर्स, फैकल्टी मेंबर्स। तो एंकर इंस्टीट्यूट का जो मीनिंग है ना, वो है इंडस्ट्री के साथ बात करना और इंडस्ट्री के साथ बात करके जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग फैकल्टी मेंबर को या फिर हाई लेवल ट्रेनर्स को देना इन इट्स रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो भी स्पेशलाइजेशन में वर्क करे वो एंकर इंस्टीट्यूट उसी एरिया में। It will also act as mentor to the Center for Entrepreneurship Development। ये अभी है ना टर्म बार बार आएगा, CED, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। और वहां पर मेंटर कौन बनेंगे, ऐसे एंकर इंस्टीट्यूट बनेंगे इन प्रमोटिंग अदर स्कीम्स मेंशन्ड इन दिस गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बाय एडिंग, एडवाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड नर्चरिंग the skill development centers in the state established under this government resolution। तो मोटा मोटा यही बात आ गई कि इंडस्ट्री के साथ उस एंकर इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा कांटेक्ट होना चाहिए और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फैकल्टी मेंबर्स या हाई लेवल ट्रेनर्स को ट्रेन करना है। ओके, इन ईच फोकस आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड सेक्टर, देयर शैल बी ओनली वन एंकर इंस्टीट्यूट। जो भी सेक्टर है, जैसे कि मैं अगर एक सेक्टर बता दूं तो पावर प्लांट सेक्टर है, तो थर्मल सेक्टर के साइड एक ही एंकर इंस्टीट्यूट रहेगा। अगर आप सोलर के साइड जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन के साइड जाएंगे, तो उसका एक ही एंकर इंस्टीट्यूट रहेगा और वो सारी चीजों को डिफाइन करते रहेंगे। अब बारी आती है नोडल इंस्टीट्यूट की। तो नोडल इंस्टीट्यूट क्या है? नोडल इंस्टीट्यूट मींस द इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रेन सेकंड लेवल ट्रेनर। अब यहां पर बात आती है जो भी पर्सन्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इंस्ट्रक्टर है, फैकल्टी मेंबर है, अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जैसे कि एक एंकर इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लेने के लिए आ रही है, तो वो एंकर इंस्टीट्यूट एक नोडल इंस्टीट्यूट के पास उसको भेज सकते हैं कि आप पर्टिकुलर ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर ये नोडल इंस्टीट्यूट रहेगी, थर्मल के अंदर ये नोडल इंस्टीट्यूट रहेगी, डिजाइन के अंदर ये नोडल इंस्टीट्यूट रहेगी। तो जो भी उसके डाइवर्सिफाइड फैक्टर है वहां पर जा सकते हैं। ओके, सो एंकर इंस्टीट्यूट विल सेलेक्ट नोडल इंस्टीट्यूट अमंग द ITIs, पॉलिटेक्निक, engineering or equivalent institute having specific sector of specialization required to function as per the guidelines of anchor institutes। okay, तो anchor institute के अंदर anchor institute डिपार्टमेंट वाइज रहती है या फिर हो सकती है, और उसके अंदर नोडल इंस्टीट्यूट स्पेशलाइजेशन के तौर पे रहती है। ओके, होस्ट इंस्टीट्यूट। अब होस्ट इंस्टीट्यूट क्या होता है? एग्जिस्टिंग ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, government affiliated institutions
center affiliated by any recognized university, center promoted by industries, universities, school identified for running need based specific training courses. तो यहां पर स्कूल्स भी आ गई है, यानी कोई भी हो सकता है होस्ट इंस्टीट्यूट जहां पर ये सारी चीजें होस्ट हो रही हो, जहां पर ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा हो, वो स्कूल भी हो सकती है। सोचिए, वैसे यहां से मुझे एक चीज आपको कहनी है, जो भी पर्सन जो इंजीनियरिंग के साथ बिलोंग कर रहे हैं वो ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब 8, 9 एंड 10th में पढ़ रहे हैं तो वो टेक्निकल एजुकेशन लें, जिनको इंजीनियरिंग में करियर बनाना है, क्योंकि वो 8 से ही टर्निंग, फिटिंग, सारे कारपेंट्री सोप, सारी सोप से फेमिलियर रहता है। तो जब वो इंजीनियरिंग पढ़ेगा तब उसको ज्यादा इमेजिनेशन क्रिएट होगी, ज्यादा उसको विजुअलाइजेशन होगा एज कंपेयर टू जिस पर्सन ने 8, 9, 10 ऐसे ही किया है, मींस टेक्निकल से नहीं किया है उसके हिसाब से। ओके, तो ये चीज प्लीज प्रमोट कीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, और साथ में जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम 6 पॉलिसी यहां पर डिफाइन करने वाले हैं, सो वो भी आपको मिलती रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मीनिंग है कॉस्ट इंकर्ड टू एक्वायर और अपग्रेड फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट जो भी लाते हैं, जैसे कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट में सीएनसी मशीन लाना चाहता हूं, फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो वो मशीन आएगा, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। ओके, सच एज बिल्डिंग, रिफर्बिशिंग, रिनोवेटिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट, electrification, furniture and other related investment except cost of land। cost of land को छोड़ के उसके लिए अगर कुछ बनाना भी पड़ा, शेड भी बनाना पड़ा, एक पूरा बिल्डिंग भी रिनोवेट करनी पड़ी, तो वो सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में आएगी। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स मींस एनी रिकरिंग कॉस्ट incurred ऑन ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग करने के टाइम पे जो भी कॉस्ट लगती है, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, उसको बार बार साफ करना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, उसमें जो कॉस्ट आती है। रिन्यूमरेशन टू स्टाफ ऑफ एंकर सेल, बहुत बड़ी बात है कि जो एंकर सेल के जो स्टाफ है उनको भी रिन्यूमरेट करना है। ऑनोरेरियम टू दी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट है उनको ऑनोरेरियम देना है। related consumables and other administrative expenses as approved by the committee। तो जो भी यहां पर एक्सपेंसेस रहेंगे ऑपरेशन के दरमियान, वो भी सारी चीजें मिलेगी। यानी आप अगर आप कोई इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर ये स्कीम को लागू करते हैं, अगर आप उसके एक पोस्ट पे रहते हैं तो आप अपनी पोस्ट भी, यानी अपना जो ये कीमती समय इस स्कीम को समझने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन को बरकरार रखने के लिए लगा रहे हैं, वो चीजों के लिए भी आप वहां पर अपना चार्ज ऑनोरेरियम लगा सकते हो। सो दैट इज रिटन हियर क्लियर कट। तो एक एडिशनल सैलरी के साथ भी ये चीज समझने से थोड़ी सी इनकम और भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो इसलिए सुन लेना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। ओके, अब आ रहे हैं स्कीम 1 की तरफ। स्कीम 1 क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ एंकर इंस्टीट्यूट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होता है एंकर इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए, उसके बारे में स्कीम है। The scheme will be known as Scheme of Financial Assistance for Setting up Anchor Institute। एंकर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी उसके बारे में पूरी डिटेल यहां पर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एंकर इंस्टीट्यूट। एंकर इंस्टीट्यूट कौन सी इंस्टीट्यूट बन सकती है? द स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी, SLEC, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी, ऐसी एक कमिटी है जो स्टेट लेवल के लिए एम्पावर्ड है। विल सिलेक्ट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन। तो जिस इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री स्पॉन्सर करेगी उस इंस्टीट्यूशन को यहां पर रखा जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विथ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही ज्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटिंग इन गुजरात।
तो जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश भी होनी चाहिए और ऑपरेटिंग जो इंस्टीट्यूट है वो गुजरात में ऑपरेट करती होनी चाहिए. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट विथ मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस. ये एक और लिमिटेशन आ गई कि जो भी एंकर इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं उसका एटलीस्ट 10 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए. As an anchor institute for specific focus sector like biotechnology, marine, mining, agribusiness, shipbuilding, aerospace, fisheries, technical and industrial, textile, auto engineering and other sectors as specified by the committee. तो जो भी सेक्टर स्पेसिफाई करे कमेटी उसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए एंकर इंस्टीट्यूट का. यानी भले ही एंकर इंस्टीट्यूट कोई कोर्सेज चला रही है बट उसका स्पेसिफिक फोकस कहां पर होना चाहिए. जो भी है SLEC स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी जो भी कहे ना उसके हिसाब से स्पेसिफिक सेक्टर में, क्योंकि वहां पर उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी. अब आप कहेंगे कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये चाहिए तो शायद उनके पास वो वैकेंसी ना भी हो. तो जो ये स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी है वो जो नॉमिनेट करे कि इस स्पेशलाइजेशन में आप चाहिए, वो ज्यादातर इंडस्ट्री जो स्पॉन्सर करेगी ना, जिस कैटेगरी की इंडस्ट्री है उसी कैटेगरी में इंस्टीट्यूट को एंकर इंस्टीट्यूट का लेवल मिलेगा. फिर बात आती है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एंकर इंस्टीट्यूट. क्या रोल करना होगा, क्या फंक्शन है एंकर इंस्टीट्यूट के, उसके बारे में लिखा है. टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन on all the technical courses being offered in the state. To collect information. तो ये जो क्या एंकर इंस्टीट्यूट का क्या फंक्शन रहेगा कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है on all the technical courses being offered in the state. जो भी स्टेट के अंदर टेक्निकल कोर्सेज ऑफर किए गए ना उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कंसिडरिंग नीड टू अपग्रेड एंड मेक इट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिव. क्योंकि एंकर इंस्टीट्यूट ही एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो इंडस्ट्री के साथ बार बार कांटेक्ट करती रहती है. तो उस इंफॉर्मेशन को, जैसे कि एंकर इंस्टीट्यूट में हमारी इंस्टीट्यूट बनना चाहती है तो मैं मेरी इंस्टीट्यूशन, जैसे ही मैं एंकर इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा, अगर मुझे उसका मिल भी जाता है एंकर इंस्टीट्यूट का नॉर्म्स, तो मुझे क्या करना रहेगा, दूसरी जगह पर टेक्निकल कोर्सेज जो चल रहे हैं उसको देखना पड़ेगा. अपनी इंडस्ट्री के साथ, जिसके साथ भी मेरा कोलैबोरेशन है, उसके साथ बात करनी रहेगी कि सर अभी देखिए ये इस तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं, आपको और कोई स्किल चाहिए, इसमें नए कोई पेस में नई स्किल आई है क्या. वो कहेंगे कि हाँ आई है, तो वो चीजें बतानी होंगी. ओके, सो बाय कैरिंग आउट सर्वे, सेमिनार, वर्कशॉप एंड अदर मींस. तो ये सारी चीजें कैसे बताएंगे, जो अपग्रेड करनी है वो सर्वे करके, सेमिनार करके, वर्कशॉप करके दूसरे लोगों को बतानी है. दूसरा है टू बेंचमार्क द कोर्सेज ऑफर्ड बाय ITIs, पॉलिटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. तो यहां पर जो भी कोर्सेज रहेंगे उसको बेंचमार्क बनाना है और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन विद इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स. तो जो भी कोर्सेज यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं डिप्लोमा लेवल पे, ITI लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पे, उसको नेशनल स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाया जाए, उस तरीके से मुहिम छेड़नी पड़ेगी, उस तरीके से बूस्ट अप करना पड़ेगा. तीसरा एंकर इंस्टीट्यूशन का रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी है टू स्टडी एंड सजेस्ट टू गवर्नमेंट फॉर रिक्वायर्ड चेंजेस इन द करिकुलम इन द टेक्निकल कोर्सेज विद द चेंजिंग नीड ऑफ इंडस्ट्रीज. जैसे जैसे इंडस्ट्री की नीड, वैसे तो सारी चीजें वहां पर ही आके अटकती है, ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. इंडस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, इंडस्ट्री में कोई नया स्किल सिखाया जा रहा है तो वही चीज डायरेक्टली अभी इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट हो, वैसी ही बातें यहां पर हो रही है. फोर्थ पॉइंट भी पढ़ लेते हैं. टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट. Anchor Institute will provide technical support to the technical education institution in the sector across the shop floor, supervisory and managerial level for improvement of skill. अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, वैसे तो समझ ही चुके होंगे आप. एंकर इंस्टीट्यूट का मेन फंक्शन होता है इंडस्ट्री के साथ बात करना, नई चीजों को जानना, वो चीजों को फैकल्टी मेंबर्स को सिखाना.
अब फैकल्टी मेंबर्स को कैसे सिखाएंगे? तो फैकल्टी मेंबर्स को जो ये तो एंकर इंस्टीट्यूट है, तो उनके अंदर कौन सी फैकल्टी मेंबर्स रहेगी? नोडल इंस्टीट्यूट की। तो जो नोडल इंस्टीट्यूट की फैकल्टी मेंबर आ रहे हैं उनको ये स्कीम के साथ बात यानी सिखाना, स्कीम में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल कितना उसको सपोर्ट मिलेगा, फिर कौन से इक्विपमेंट लेने चाहिए, अभी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग में क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, और एक फैकल्टी को ट्रेन करना पूरा कि आप इस तरीके से पढ़ाइए ताकि जो बच्चा आपसे पढ़े वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में यूज हो पाए। फिफ्थ पॉइंट है टू सिलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट विद नोडल इंस्टीट्यूट। वही बात हो गई, घुमा फिरा के वही बात हो रही है। फिर बात आ रही है सिक्स, to continuously evolve new training programs based on the need of the industries in the state and improvement, changes, modification, upgradation in the course based on the feedback from industries। जैसे जैसे फीडबैक मिलते जाते हैं इंडस्ट्रीज से वैसे वैसे अपग्रेड करना रहेगा। To arrange faculty speakers from the institute, industries and professional for training programs। तो ये अरेंज करना फैकल्टी को, स्पीकर्स को from the institute, industries and professionals for the training program, ये सारी चीजों के लिए जो भी फैकल्टी मेंबर्स लाएंगे उसको अरेंजमेंट करना, ये भी चीज एंकर इंस्टीट्यूट का है। To encourage the faculties for undertaking R&D and consultancy with specific focus on skill development। वाओ, ऐसे फैकल्टी को एंकरेज करना कि आप R&D करो एंड कंसल्टेंसी करो विद स्पेसिफिक फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। बहुत ही बड़ा काम है। अगर एक एंकर इंस्टीट्यूट के लिए ये जो परमिशन ये दे रहे हैं ना, गुजरात की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, दैट इज वेरी गुड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फैकल्टी को बोलो कि आप R&D करके दो। इंडस्ट्री को बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री की R&D भी बहुत बड़ी होती है, तो इंडस्ट्री अपने R&D का एक छोटा सा पार्ट दे सकता है। जो भी एक्सपर्ट है नोडल इंस्टीट्यूट के या इंस्टीट्यूट के कोई भी इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट को दे सकता है, और वहां से कोई आउटपुट आ रहा है तो उसका कंसल्टेंसी चार्ज भी ले सकते हैं। क्या बढ़िया बात है, वेरी गुड, अ बिंगो टू दिस टीम। ओके, टू फंक्शन एज नॉलेज पार्टनर टू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब नॉलेज पार्टनर भी कौन सी इंस्टीट्यूट बनेगी? एंकर इंस्टीट्यूट की, जो नॉलेज भी देगी किनको? सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा नहीं है, अब याद रखना पड़ेगा कि CD क्या है। In the area of skill development, and hence it would make available the services of their internal faculties and expert as part of their investment in Anchor Institute scheme, which is to be run in PPP, public private partnership mode। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड है, जनरली इसको समझ सकते हैं कि यहां से अगर कोई भी नॉलेज शेयर किया जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा जो वर्कशॉप के लिए एंट्री फीस रख दो 20-30 रुपये। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक की पार्टनरशिप से वो चीज प्रोवाइड की जा सकती है। ऐसा भी फंक्शन एंकर इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। टू फंक्शन एज मेंटर इन देयर स्पेसिफिक एरिया of expertise to implementing agency CED in promoting other schemes mentioned in the government resolution by aiding, advising, monitoring and nurturing the other skill development centers in the state established under this government resolution। तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अंदर और भी स्कीम्स, यानी स्कीम में कुछ खामियां हैं, कुछ बात उनको एडवाइस करनी है, कुछ स्कीम को एनहांस करना है, क्योंकि एंकर इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कैसे वो एंकर इंस्टीट्यूट बता सकती है, अपना फीडबैक दे सकती है और स्कीम्स को चेंज भी करवा सकती है। इट विल बी बाइंडिंग ऑन अ पार्ट ऑफ एंकर इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट टू CED on all the above parameters as mentioned above from 1 to 10 on quarterly basis। तो हर 3 महीने में उनको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो भी एंकर इंस्टीट्यूशन होंगे उनको सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देनी पड़ेगी क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर एंड मोडालिटीज टू बी फॉलोड बाय एंकर इंस्टीट्यूट। तो क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या मोडालिटीज रहेगी जो एंकर इंस्टीट्यूट को फॉलो करनी पड़ेगी। द एंकर इंस्टीट्यूट will set up an exclusive cell
for the purpose and will engage full-time employees as per the requirements as approved by the committees. तो ये स्पेशलाइज्ड कमिटी जो रहती है ना, वो जो भी सेक्टर दे उस पे फुल टाइम एम्प्लॉइज भी हायर कर सकती है एंकर इंस्टीट्यूट। सोचिए, द सेल विल एक्ट एज न्यूक्लिएशन सेंटर फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर इन द एंटायर स्टेट। अब वहां से ही सारी ट्रेनिंग होगी, वहां से ही सारी चीजें होगी। जो भी स्टेट, जैसे गुजरात के अंदर अगर किसी को ऐसी कोई इंस्टीट्यूट मिल गई जहां पर ये चीज हो सकती है, एंकर इंस्टीट्यूट कोई बन गए, तो उसी एंकर इंस्टीट्यूट से सारे नोडल इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एंड वहां पर फुल टाइम एम्प्लॉइज भी वो हायर कर सकते हैं, जिसकी सैलरी ये स्कीम से दी जा सकती है। अब इससे बढ़िया क्या होगा? द एंकर इंस्टीट्यूट शैल सबमिट अ प्रपोजल with comprehensive schedule of implementation of the entire program, including the details of training courses to be run by the nodal institute. अब ये चीज में मुझे the proposal will have to be submitted online only. अब ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि एंकर इंस्टीट्यूट प्रोसीजर एंड मोडालिटीज टू बी फॉलोड। ओके, शायद लगता है कि एंकर इंस्टीट्यूट बनने के बाद उनको नोडल इंस्टीट्यूट की लिस्ट दी जाएगी और नोडल इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिलने के बाद पूरा उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल बना के भेजना है कि कौन से दिन पे ट्रेनिंग दी जाएगी, तभी जाके ये संभव है। वरना तो अभी कोई नया बंदा ही कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से कि एंकर इंस्टीट्यूट के पास ये 2.4 में 2 नंबर के जो पॉइंट है उसके लिए नोडल इंस्टीट्यूट की तो माहिती है नहीं। अभी मैं अगर अपनी बात करूं, अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो मेरे पास तो नोडल इंस्टीट्यूट की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। तो हाउ कैन आई शेड्यूल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम? तो यहां पर मुझे पूछना पड़ेगा जो भी कमिटी के यहां पर मेरे पास कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उनको मैं ईमेल करूंगा कि सर मुझे थोड़ा सा यहां पर क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये शेड्यूल मैं कैसे बना सकता हूं। ओके, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मीनवाइल आपको भी ऐसे अगर क्वेश्चन हुए हैं थ्रू आउट दी प्रोसीजर, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा विद दी प्रूफ ऑफ इट। जो भी मुझे रिप्लाई आएगा मेल के अंदर, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, द एंकर इंस्टीट्यूट, थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। द एंकर इंस्टीट्यूट इन इट्स प्रपोजल विल सबमिट द अर्ली प्रोजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनीज इन डिफरेंट कोर्स प्रपोज्ड बाय इट। कितने ट्रेनिंग हो सकते हैं वो भी उनको भेजना है। वाओ। The state level empowered committee will approve the program to be implemented and budget requirement of anchor nodal institute. Okay, state level empowered committee फिर approve करेगी the programs to be implemented and budget requirement, फिर उसका जो budget requirement है of anchor या nodal institute का। Okay, the representative of industries shall be actively involved by the selected anchor institute. देखिए, ये पूरी एंकर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि जो इंडस्ट्री के पर्सन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, वरना नहीं चलेगा। ये एंकर इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। फॉर प्रिपेयरिंग द कोर्स मटेरियल फॉर विच एंकर इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड मीटिंग विद द स्टेक होल्डर्स। यानी जो भी एंकर इंस्टीट्यूट प्रपोज करेगा प्रोग्राम्स को, वो अप्रूव्ड बाय इंडस्ट्री होने चाहिए और चाहिए ही। यही तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही मेन चीज है जो ये जो गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो चाहती है। ओके, अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ नोडल इंस्टीट्यूट बाय एंकर इंस्टीट्यूट। देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 3 बोला ही था कि कैसे इंस्टीट्यूट नोडल इंस्टीट्यूट मिलेगी, और इन्होंने ये पॉलिसी में लिखा हुआ भी है। तो पहले डॉक्यूमेंट तो पूरा पढ़ना ही पड़ता है, तब जाके पिक्चर पूरी क्लियर होती है कि हमारा जो क्वेश्चन सही है गलत है। चलिए, सिलेक्शन ऑफ नोडल इंस्टीट्यूट। नोडल इंस्टीट्यूट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? एंकर इंस्टीट्यूट में आइडेंटिफाई वन और मोर नोडल इंस्टीट्यूट। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि नोडल इंस्टीट्यूट भी एंकर इंस्टीट्यूट को ही आइडेंटिफाई करना है। यानी कि अगर मैं अपने एरिया में मैं कच्छ में बात करूं तो मेरे आजू बाजू में जो ITI है
जो डिप्लोमा है, जो डिग्री है, उसमें से ही मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी नोडल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी रहेगी। नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, नॉट मोर देन 5 सच इंस्टीट्यूशन। तो यहां पर एक लिमिटेशन है, 5 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकते हो। तो कच्छ के लिए तो ये बेस्ट प्रोग्राम है। ओके, अमॉन्ग दी डिग्री डिप्लोमा ITI इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग इट्स टास्क in the respective region as per the requirement of that sector considering criteria as mentioned below। however criteria उसका नीचे दिया गया है, उसके हिसाब से होना चाहिए। however the anchor institute shall be ultimately responsible for quality of outcome। देखिए ये जो है ना, ये क्वालिटी ऑफ आउटकम है ना, वो एंकर इंस्टीट्यूट पे ही डिफाइन करेगा। तो इससे मुझे जो ग्लिम्स आ रही है वो ऐसा है कि एंकर इंस्टीट्यूट को अपना प्रोग्राम के साथ में एग्जाम भी कंडक्ट करवानी पड़ेगी, और वो एग्जाम में अप टू सर्टेन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स जिसको आ रहे हैं ना, उसी को ही क्वालिफाइड करना चाहिए, ताकि जो क्वालिटी ऑफ आउटकम है वो बनी रहे, कि क्वालिटी ऑफ आउटकम है वो बनी रहे। ये बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। तो इस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए अगर हम एंकर इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन को। तो ओके, नोडल इंस्टीट्यूट विल बी फंडेड बाय एंकर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द असिस्टेंस अवेलेबल अंडर दिस स्कीम। तो जो नोडल इंस्टीट्यूट है उसको भी फंड कौन करेगा? एंकर इंस्टीट्यूशन। और एंकर इंस्टीट्यूशन को फंड कौन करेगा? गवर्नमेंट। वेरी क्लियर। इनटेक कैपेसिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट, प्लेसमेंट रेशियो, ये जो है ना क्राइटेरिया इज मेंशन्ड बिलो। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ था कि परफॉर्मिंग इट टास्क इन द रिस्पेक्टिव रीजन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्टर कंसीडरिंग क्राइटेरिया एज मेंशन्ड बिलो। तो एक क्राइटेरिया क्या है कि जो नोडल इंस्टीट्यूट है उसकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट कितने हैं, और प्लेसमेंट रेशियो कितना है, उसके हिसाब से नोडल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया जा सकता है। Availability of existing infrastructure and approach of the management of the institution। तो मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसी है, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हमें अपना एरिया यूज करने देना चाहिए, उसके साथ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है कि अगर ये एरिया यूज होगा तो उसका हमें इतना रेन्यूमरेशन चाहिए, इतना चीज करना है। तो वो सारी चीजें देख के नोडल इंस्टीट्यूट को लेना चाहिए। ओके, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सराउंडिंग एरिया, आजू बाजू में इंडस्ट्रीज कितनी हैं वो देख के नोडल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना चाहिए। Existing training resources in terms of faculties and training materials, equipment and library। तो ट्रेनिंग मटेरियल्स हो, इक्विपमेंट हो, लाइब्रेरी हो, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है उसको भी देखना पड़ेगा। The commitment of management managing the affairs of the college institute। अब ये बात बहुत बढ़िया लिखी हुई है और वो चीज सही भी है। जो मैनेजमेंट है वो अगर इस चीज को एक्टिवली समझे, वो अगर ये वीडियो देखे, वो ये डॉक्यूमेंट पढ़े, तब जाके ये माइंड सेट होगा। वरना मैनेजमेंट का क्या होता है, कभी भी कह सकते हैं कि भाई अब ये कल से मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज एक बार चालू हो चुकी है उसको एंड तक लाके ही फिर आप कुछ नया कर सकते हो। तो अगर ये 2025 तक तो एक बार कमिटमेंट हो गई तो हो गई, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं, वैसी वाली मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। ओके, क्वांटम ऑफ असिस्टेंस, ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूं, कोई सीरियसली मत ले लेना, बट बात सही भी है, उतनी गलत भी नहीं है। 2.6 में लिखा हुआ है क्वांटम ऑफ असिस्टेंस कितना मिल सकता है अरे भैया। तो यहां पर लिखा हुआ है फाइनेंशियल असिस्टेंस बोथ फॉर कैपिटल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैपिटल यानी फिक्स्ड, जो अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, मटेरियल इक्विपमेंट लेना है, और ऑपरेटिंग यानी उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी स्किल पावर लग रहे हैं, ट्रेनिंग में जो भी चीजें लग रही है उसको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का एक्सपेंसेस के अंदर हम डालेंगे। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर both for capital and operating expenses to anchor institute shall be maximum up to 10 crores। 10 करोड़ रुपए मिल सकते हैं भाई साहब यहां से ड्यूरिंग दी ऑपरेटिव पीरियड ऑफ 5 years, 5 वर्ष के लिए, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ 10% ऑफ द सैंक्शन बजट एज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ओके, 10% देना भी पड़ेगा ऑफ द सैंक्शन बजट,
यानी पहले 1 करोड़ रुपए दो तो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसी ही कुछ बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है। फर्निशिंग ऑफ 10% ऑफ द सैंक्शन बजट, फर्निशिंग करना है उसको। अब फर्निशिंग कैसे करना है, केस में देना है या फिर कोई बिल्डिंग होगी जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ की होगी वो बता दें तो भी चलेगा। सो वॉट एवर, यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर नहीं है बट उसको क्लियर की जा सकती है जब इसके बारे में हम स्पेशली बात करेंगे SLEC से, कि भाई और भी इंस्टीट्यूशन बनी है उन्होंने क्या क्या चीजें दी है। इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो कि फर्निशिंग के तौर पे, तो अब जो बात होगी वो होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट के बारे में, कि कैसे सपोर्ट मिलेगा, कैपिटल कैसे मिलेगा। लिखा है द इंस्टीट्यूट विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मैक्सिमम अप टू 5 करोड़, मैक्सिमम 5 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ टोटल असिस्टेंस ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ के लिए भले ही अप्लाई किया हो 5 करोड़ का मिलेगा। द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द lapse of 2 years from the date of issue of sanction order. ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिल सकता है 2 बरस के बाद, जब भी ऑर्डर सैंक्शन हुआ हो उसके 2 बरस के बाद अगर कोई मांगे तो नहीं मिल सकता है, यानी 2 बरस तक मिल सकता है। इसकी बात ये हुई, अगर आपने इनिशियली 1 करोड़ के लिए अप्लाई किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है 2 बरस तक कि आप उसको और 9 करोड़ और मांग लो। तो यही बेटर रहेगा, छोटे मॉड्यूल से चालू करना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेटेजी तो यही रहनी चाहिए। फिर पढ़ते आगे, द कैपिटल ग्रांट विल बी लैप्स ऑटोमेटिकली। वाओ, ऑटोमेटिकली कैपिटल की ग्रांट जो है वो लैप्स हो जाएगी। एंड एंकर इंस्टीट्यूट विल हाउ टू बियर द कैपिटल एक्सपेंडिचर देयरआफ्टर। उसके बाद में अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो जो एंकर इंस्टीट्यूट है उसी को ही पे करना पड़ेगा, यानी एंकर इंस्टीट्यूट बनना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ओके, 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एंकर एंड नोडल इंस्टीट्यूट एज वेल विल बी एलिजिबल एक्सेप्ट फॉर न्यू बिल्डिंग एंड लैंड कॉस्ट। अब यहां पर नई बिल्डिंग और लैंड कॉस्ट नहीं आ सकती है। हाँ, अगर आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रिनोवेट करना है, कुछ वहां पर पार्टीशन निकाल के बड़ा रूम बनाना है, ये सारी चीजें हो सकती है। न्यू बिल्डिंग और लैंड कॉस्ट नहीं आएगी। और 75%, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है, CNC मशीन परचेज करना है, 1 करोड़ की परचेज है, तो 75% कॉस्ट ऑफ मशीनरी या फिर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट वो 75% मिलेगी। यहां पर जो हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा वो हम लिख सकते हैं कि ये 75 लाख रुपीस इसके लिए मंगाए। ओके, कॉस्ट ऑफ इंटरनल रीफर्सिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ना, इंटरनल रीफर्सिंग, यानी एक रूम के अंदर पार्टीशन लगाए हुए थे, अब उसको बड़ी लैब कन्वर्ट करनी है तो हम कहेंगे उसको इंटरनल रीफर्सिंग। तो इंटरनल रीफर्सिंग करना है ऑफ द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रीमाइसेस डेडिकेटेड फॉर द एंकर इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर 10% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी 1 करोड़ का हम ग्रांट वहां पर मांग रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक वहां पर काम करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लाइकवाइज एनी ओवरहेड एक्सपेंडिचर बुक्ड under the capital expenditure head by the anchor institution will not be eligible। और उसके बाद में अगर कोई ओवरहेड एक्सपेंडिचर बुक किया है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर और किसी चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर गिना है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है, जो मशीनरी की कॉस्ट है उसके 75% और जो इंटरनल रीफर्निशिंग है उसके 10% मिलेंगे। Contingency expenditures maximum up to 2% of the capital expenditures will be eligible। जो contingency expenditures रहते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे करने के,
वो 2% तक, ओके 2% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमारा जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जिसे हम कह सकते हैं, अगर 1 करोड़ है तो उसका 2 लाख रुपया यहाँ वहां कर, यानी हो सकता है आगे पीछे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। अब जो बाकी का पार्ट आ रहा है, the institute will be provided financial support for operating expenditures maximum of 2 rupees 5 crores out of total eligible financial assistance of 10 crore during operating period। तो ऑपरेटिंग पीरियड है वहां तक क्या, ओके 100% financial support towards operating expenses to anchor and nodal institute will be eligible in first year। 100% सोचिए फाइनेंशियल सपोर्ट पूरा का पूरा दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि एस्टैब्लिश हो रहा है, पूरा रेपो क्रिएट करना है, इंस्टीट्यूट के साथ बॉन्डिंग बनानी है। तो जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ सकता है एक्सपर्ट को बुलाना है, फिर बच्चों के लिए अरेंजमेंट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए लगती है वो चीज करनी है, बार बार यूज होने वाले इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल्स है, तो उसका 100% फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फर्स्ट ईयर दिया गया है। 75% in second year and 50% in third year and 25% in fourth and fifth year। तो 5 करोड़ है अगर हमने अब ये कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही बात लग रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए पर ईयर आप मांगोगे तो पहले बरस में 1 करोड़ मिलेंगे, दूसरे बरस में 75 लाख मिलेंगे, तीसरे बरस में 50 लाख, फोर्थ ईयर में 25 लाख एंड फिफ्थ ईयर में 25 लाख करके आपको रुपीस मिलेंगे। सो ये लिखा हुआ है, तो बाकी के रुपये कौन देंगे? द पीरियड ऑफ 5 इयर्स इज सब्जेक्टेड टू 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट। ओके, अब 5 वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट को डिवाइड करना है। इन केस ऑफ द एंकर इंस्टीट्यूशन नॉट able to fully utilize capital expenditure supports within 2 years। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट जो दिया गया है उसको 2 बरस के लिए उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सपोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years should be reduced by proposed net percentage of utilization of capital expenditure support। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट जितना यूटिलाइज किया है उसके हिसाब से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर सीएनसी मशीन के लिए 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का मांगा है, अगर उसको आपने 2 बरस में यूटिलाइज नहीं किया तो जितना यूटिलाइज किया 50 लाख समझो यूटिलाइज किए, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स भी 50% हो जाएगा, उस केस में प्रोपोर्शनल रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स व्यवस्था करने के लिए जो भी स्टाफ सैलरीज जो भी देनी पड़ती है एंकर इंस्टीट्यूट को is limited to 20% of the annual operating expenditures excluding external faculty honorarium will be eligible। यानी जो एक्सटर्नल फैकल्टी जो बना रहे हैं बुला रहे हैं वो एलिजिबल है, बट बाकी का जो स्टाफ की सैलरी है वो 20% ऑफ दी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में से आ जानी चाहिए। नो पेमेंट विल बी मेड टू इंटरनल फैकल्टीज as it is obligation on part of internal faculties को कुछ नहीं मिलेगा। No payment will be made to internal faculties as it is a part of the obligation on part of anchor institute to provide service of their internal faculties as a knowledge partner of this public private partnership scheme। तो अगर मैं जो अभी तक सोच रहा था कि एज बीइंग एन फैकल्टी में अपने आप को पोस्ट दे सकता हूं, तो वो चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अगर एंकर इंस्टीट्यूट है तो एंकर इंस्टीट्यूट को तो अपना ही इंटरनल फैकल्टीज को नॉलेज पार्टनर के तौर पे यूज करना रहता ही है। ये बात क्लियर कट यहाँ पर लिखी हुई है, यानी एंकर इंस्टीट्यूशन को बाहर से जो स्टाफ आएंगे उनको ही सैलरी देनी है। ओके, द कॉस्ट ऑफ ऑफिस कंज्यूमेबल्स, communication expenses and traveling and dearness allowances of the external faculties hired for the program will be approved as a part of the operating expenditures limited to 10% of the annual operating expenditures। अगर annual operating expenditures है 1 करोड़ रुपए का
तो 10 लाख रुपए तक ही सारी चीजें आ जानी चाहिए। एक्सटर्नल फैकल्टीज की उसमें कंज्यूमेबल्स भी आ गए, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस भी आ गई, ट्रैवलिंग एंड डियरनेस अलाउंस भी आ गए, एक्सटर्नल फैकल्टी हायर किया है उनका भी पेमेंट आ गया, सब कुछ आ गया। क्लियर? ट्रेनिंग सेंटर्स कैन बी यूज्ड एज अ सर्विस सेंटर फॉर इंडस्ट्री क्लस्टर and the industry for the maximum utilization of infrastructure and machinery, creating a revenue generation model and self sustainability. Wow. Training center can be used as a service center. Training center आप समझ लीजिए कंप्यूटर की ब्रांच के अंदर अगर डेवलपिंग सेंटर बनाया है तो एप्पल के मोबाइल वहां पर आके कुछ या कोई भी मोबाइल का सर्विस सेंटर भी उसको बना सकते हो। फॉर इंडस्ट्री क्लस्टर, ओके, इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए हो सकता है, तो इंडस्ट्री में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसका सर्विस सेंटर वहां पर बना सकते हैं। इंडस्ट्री फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीनरी, क्रिएटिंग अ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल। ओके, तो मशीनरी क्रिएटिंग अ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल यानी कुछ ऐसी मशीनरी विकसाओ जहां से आप पावर कंट्रोल जैसे डिवाइस बना सको और उससे रेवेन्यू जनरेट हो पाए, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, तो वो सस्टेन हो जाए अपने आप से एक बरस के बाद। Honorarium to external faculty members or outside experts will be paid on actual basis as approved by the state level empowered committee. Okay, honorarium to external faculty members. External जो faculty members हैं उनको जो honorarium देना होता है, outside expert will be paid on actual basis as approved by state level empowered. जो state level empowered committee बोलेगी उतना ही honorarium external faculty को देना रहेगा। Contingency maximum up to 2% of the operating expenditures will be eligible. तो contingency 2% जो operating expenditure है वो आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कैपिटल कॉस्ट में था वैसे यहाँ पर 2% तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अदर कंडीशंस, और भी कंडीशंस है, क्या है? The Anchor Institute shall submit the progress report on completion of every 3 month, यानी क्वार्टरली ऊपर लिखा था, 3 months के बाद to CED, Center of Entrepreneurship Development, the State Level Empowered Committee, State Level Empowered Committee को SLEC को एक रिपोर्ट भेजना होगा every 3 month पे। The financial assistance will be provided, released as per the progress of the project as specified in 2.6.1 and 2.6.2, यानी कैपिटल के एक्सपेंडिचर्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं उसके हिसाब से रिपोर्ट बना के भेजनी होगी SLEC कमेटी को। The performance of the Anchor Institute shall be reviewed by the state level empowered committee on 6 monthly basis, और हर एक बरस में 2 बार SLEC उस रिपोर्ट को चेक करेगा। Okay? The Anchor and Nodal Institute shall have to be in operation for a minimum period of 10 years from the date of first disbursement. जो एंकर इंस्टीट्यूट है और नोडल इंस्टीट्यूट है shall have to be in operation for minimum period of 10 years, 10 बरस के लिए वो ऑपरेशन में रहने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। जैसे ही एक ग्रांट मिली तो उसके 10 बरस तक वो चीजें चलनी चाहिए। दे मस्ट फंक्शन एज सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ड्यूरिंग लास्ट 5 years। ओके, और 5 बरस ये ग्रांट मिलेगी और उसके 5 बरस बाद के लिए वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, यानी वहां से रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो ये तो अब पूरी जो पिक्चर है वो अभी क्लियर हो रही है, यानी एंकर इंस्टीट्यूट बनाकर जो वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे उनको ना ही सिर्फ इंडस्ट्री के साथ कॉन्टेक्ट बना के रखना है, बट साथ साथ में हर एक बरस के एंड पे उनको रेवेन्यू जनरेट करके भी लाना है। सो दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, नो गवर्नमेंट ग्रांट विल बी गिवन बाकी के 5 बरस के लिए, टोटल 10 बरस के लिए। आज ग्रांट मिली तो आज से 10 बरस के लिए ये मॉडल चलना चाहिए, और 10 बरस में से पहले 5 बरस में रुपये मिलेंगे थोड़े थोड़े। पहले बरस में ऑपरेटिंग कॉस्ट वहां पर 100% लिखी थी, सेकंड बरस में 75, थर्ड में 50, फोर्थ एंड फिफ्थ में 25, यानी सेकंड बरस के ऑनवर्ड्स सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे आ जाना चाहिए, तभी जाकर ये मॉडल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट ग्रांट विल बी गिवन, तो कोई भी गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट ग्रांट, ये नो है ना यहाँ पर है। ओके, तो पिछले 5 बरस के लिए, आज से 10 बरस के लिए ग्रांट ली, पहले 5 बरस में यूटिलाइज कर लो, बाकी के 5 बरस में कोई भी ग्रांट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से। दे हैव टू वर्क ऑन एंड रन मॉडल। वाओ,
सुपर आइडिया है, मगर हो सकता है क्या ऐसा, लेट्स सी। अब मुझे ना इतना पढ़ने के बाद मुझे ये सोचना दिमाग में आ रहा है, अब मैं ये सोचना तो भूल गया हूँ कि मेरी इंस्टीट्यूशन को एंकर इंस्टीट्यूशन के तौर पे मैं रखूं, बट अभी भी कौन कौन सी एंकर इंस्टीट्यूट है वो देखने लायक मुझे चीज लग रही है, और क्या है ये एसएलईसी कमेटी में अभी कौन काम कर रहा है वो भी मुझे जानने की बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही है आफ्टर रीडिंग सच अमाउंट ऑफ ये जो पॉलिसी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैच साइज शुड बी मिनिमम ऑफ 10 ट्रेनीज, 10 ट्रेनी मिनिमम होने चाहिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज शुड नॉट बी लेस देन अ वीक एंड और 40 आवर्स। 40 बरस से कम का कोर्स का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड एसटीडीपी मॉडल वाली बात हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बैच साइज यानी 10 ट्रेनी तो होना ही चाहिए, जब भी बुलाओ किसी को तो 10 ट्रेनी तो होना ही चाहिए, एंड 40 घंटों का कोर्स होना चाहिए। The Anchor Institute will have to maintain separate bank account. Anchor Institute का बैंक अकाउंट सेपरेट होना चाहिए ताकि कुछ क्लब ना हो यहाँ वहां, एकदम क्रिस्टल क्लियर उनको ऑपरेटिंग कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट पता लगनी चाहिए। Which will be open for security by CED auditors, यानी वो जो सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट्स के ऑडिटर्स आएंगे ना वही उसको ओपन करेंगे। ओके, Anchor Institute will be aid and advise CED in setting up at least 50 skill development center. Anchor Institute will aid and advise CED in setting up at least 50 skill development centers related to the domain specialization of Anchor Institute. Under the other schemes of this government resolution during the first 5 years from the date of first disbursal of the grant, जब first disbursal of the grant होना उसके 5 वर्ष के अंदर अंदर 50 जितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पर डेवलप किए जा सकते हैं। The recommendation of Anchor Institute will be put up before screening committee for consideration and finally approved by SLEC. SLEC के जो यानी स्पेशलाइजेशन कमेटी है उसके सामने ये रिकमेंडेशन एंकर इंस्टीट्यूट को पुट अप करनी है कि हम यहाँ पर 50 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एंकर इंस्टीट्यूट विल हाउ टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस as laid out under this scheme if it is found to be deviating from the purpose of this objective by engaging in any malpractice or otherwise, immediate administrative action including debarment and recovery of grant will be taken. सोचिए कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने ऐसा समझा कि 75% मिल रहा है, चलो कुछ गपला करके हम निकाल लेते हैं यहां वहां रुपये, तो वो नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा उतना ही नहीं, रिकवरी ऑफ ग्रांट भी हो सकती है, यानी ग्रांट जितना लिया है उतना पैसा वापस भी मांग सकते हैं यहाँ पर। द डिसीजन ऑफ SLEC will be final and binding on all parties concerned. तो भाई साहब ये तो एंकर इंस्टीट्यूट बनना, पहले तो मैं ये स्कीम जब पढ़ रहा था तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एंकर इंस्टीट्यूट कैसे मैं अपनी इंस्टीट्यूट को बनाऊं, बट अब जो मुझे लग रहा है कि एंकर इंस्टीट्यूट बनने से तो अच्छा है कि कोई एंकर इंस्टीट्यूट के साथ नोडल इंस्टीट्यूट बनने के लिए बात करो। तो देखते हैं कि एंकर इंस्टीट्यूट की लिस्ट कहां से मिलती है, कौन इतने एक्सपर्ट्स हायर करता है, और ये जो पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस है इनको सेटिस्फाइड कैसे की जाती है। इट्स रियली अ गुड थिंग टू नो, एंड विद दिस एम ये स्कीम नंबर 1 यहाँ पर एंड होती है, और स्कीम नंबर 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अपने साथ में और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो भी कंसर्न पर्सन है। अगर आपके दिमाग में भी कोई भी कंडीशंस आ रही है, कोई भी क्रिटिक्स आ रहा है, क्योंकि रीड बिटवीन द लाइंस यही मेन मीनिंग होता है। जब भी कोई रीडिंग करो तो अच्छी तरीके से माइंड फ्रेश करके, मैं भी देखो कपड़े बदल के आ गया, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप मुझे देख सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, एनी प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, बाय सर्चिंग जस्ट डॉक्टर जयवीर शाह। हैव अ नाइस डे।